तो रोलिंग में आने से पहले कुछ स्पेशल क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स का हम लोग का बच गया है, ज़रा उसको डील कर लिया जाए पहले। समझ गए? जो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और एग्ज़ाम में उस तरह से क्वेश्चन पूछता है। समझ में आई बात? देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसके आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन आप अपने से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप लिखिएगा रोटेशनल मैकेनिक्स में मास पुली सिस्टम प्रॉब्लम, अभी तक डील नहीं हुआ था। मास पुली सिस्टम प्रॉब्लम आपके नीट के क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है, लेकिन आप बना लीजिए, चूंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए। रोटेशनल मैकेनिक्स में रोटेशनल मैकेनिक्स में मास पुली सिस्टम प्रॉब्लम, मास पुली सिस्टम प्रॉब्लम, मास पुली सिस्टम प्रॉब्लम। समझ गए? इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और एक दो क्वेश्चन हम बता देंगे एससी वर्मा की बुक से बनाने के लिए, उसको बना करके रख दीजिएगा। मान लो कि ये एक डिस्क है जो अपने सेंटर पर पाइवोट किया हुआ है। ये डिस्क अपने सेंटर पर पाइवोटेड है, फिक्स किया हुआ है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, जिसके अबाउट ये डिस्क रोटेट कर सकता है। ऐसे ये डिस्क रोटेट आपका कर सकता है और एक्सिस ये हो जाएगा। बात आई समझ में? एक रड के जरिए हम लोगों ने डिस्क को क्या किया? पाइवोट कर दिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, ये जो डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। और डिस्क का रेडियस मान लो आर के बराबर, डिस्क का रेडियस मान लीजिए आर के बराबर। और मान लीजिए कि डिस्क के रिम के ऊपर आपने एक स्ट्रिंग को उंड करके, बहुत सारे टर्न्स में उंड करके, और यहां से टेंजेंशियली नीचे लाए स्ट्रिंग को, और यहां पर आपने ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। यहां पर आपने ब्लॉक को क्या किया? कनेक्ट कर दिया। और मान लो कि डिस्क का मास m के बराबर है। लॉज ऑफ मोशन में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उसमें आप कहते थे कि पुली मासलेस है, लेकिन यहां पर ये डिस्क, इसके अंदर मास है। बात फॉलो किए? क्लियर है? आपको निकालना ये है कि ब्लॉक का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा और इस डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। ब्लॉक का लीनियर एक्सेलरेशन और डिस्क का आपको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। बात फॉलो किए? देखो, अ डिस्क is pivoted at its center so that it is free to rotate, about horizontal axis। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला एक्सिस जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, समझ में आई बात? ठीक है। अ स्ट्रिंग इज उंड ओवर द रिम ऑफ द डिस्क, एक धागे को डिस्क के रिम के ऊपर मैंने उंड किया। अ स्ट्रिंग इज उंड ओवर रिम ऑफ द डिस्क and its free end is connected to a block of mass small m कर दिया, and its free end is connected to a block
to a block of mass small m, to a block of mass small m। क्वेश्चन क्या है कि ब्लॉक का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा और डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। समझ गए? कैलकुलेट, कैलकुलेट। पहला में लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक मान लेते हैं बी और डिस्क मान लेते हैं डी, है ना। कैलकुलेट लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ऑफ ब्लॉक। और दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। डिस्क का आपको एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। बोलो क्लियर? बोलिए बा बोलो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम नया क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं। हो गया? यस सर। देखो, आप जब इसका लीनियर मोशन पढ़ोगे तो आप वही यूज करोगे, F बराबर एम ए, जैसे कंपोनेंट में लेते थे। और जब इसका आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तो आप लिखोगे टॉ बराबर आई अल्फा। बस ये दो बात याद रखो। इसके लीनियर मोशन को पढ़ने के लिए F बराबर कितना, एम ए, और इसके रोटेशनल मोशन को पढ़ने के लिए टॉ बराबर कितना, आई अल्फा। क्लियर है? बोलिए। यस सर। अरे बोलिएगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे। इसके लीनियर मोशन को पढ़ने के लिए F इज इक्वल टू एम ए, और इसके रोटेशनल मोशन को पढ़ने के लिए टॉ बराबर आई अल्फा। चलिए ठीक है। आई अल्फा। हाँ, मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन प्रोड्यूस हुआ है टी। स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हुआ कितना, टी। लेट टी इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसका मोशन तो पढ़ना बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि इसको टेल पर, टेल रखा यहां पर, वर्टिकली नीचे mg लगा, ऊपर टेंशन लगा, और मान लो कि इसका लीनियर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है। तो खुद सोचो, अगर इसका लीनियर एक्सेलरेशन आप नीचे की तरफ ले रहे हैं तो इसका रोटेशन आप क्लॉकवाइज सेंस में लेना। किस सेंस में लेना, बोलिए किस सेंस में लेना? क्लॉकवाइज। तो मान लिया कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा के बराबर है, डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के बराबर है। आइए एनएलएम लगाते हैं ब्लॉक बी पर, है ना। एनएलएम ऑन ब्लॉक बी, एनएलएम ऑन ब्लॉक बी, ठीक है। सारे फोर्सेस का कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। mg cos 0 डिग्री और t cos 180 डिग्री, यानी mg माइनस टी, और ये बराबर ma, mg माइनस टी और ये बराबर ma। क्लियर है? इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। एक काम तो ये हो गया। अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्क का रोटेशनल मोशन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर, या ऐसे कहिए कि रोटेशनल मोशन ऑफ द डिस्क about the axis passing through the center and perpendicular to the plane. Rotational motion, rotational motion of disc about axis passing through O and परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो आपको सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क निकालना होगा। देखिए फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। एक तो अगर इसका मास m है तो mg का टेल उसके सेंटर पर होगा, mg लगा। जिस रड से वो कनेक्टेड है
वो रड ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा और धागा यहां से टेंजेंशियली नीचे आया तो अगर इस कांटेक्ट पॉइंट को P मान लें तो स्ट्रिंग के द्वारा नीचे की तरफ टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग के द्वारा नीचे की तरफ टेंशन लगेगा। यानी आपके डिस्क पर यही 3 फोर्स लगा, नीचे mg टेल सेंटर पर, नॉर्मल ऊपर टेल सेंटर पर और नीचे टेंशन टेल P पॉइंट पर। लेकिन याद करो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा है, तो मैंने कहा गेट का एग्जांपल देके मैंने कहा था कि mg फोर्स का और नॉर्मल फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद कोई टॉर्क नहीं होगा। होगा क्या? कोई टॉर्क नहीं होगा। नो सर। कोई टॉर्क नहीं होगा। हाँ, क्योंकि दोनों फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ गए? हियर टॉर्क ऑफ mg and normal force about axis of rotation is equal to 0। यानी टॉर्क प्रोड्यूस करने का बस अब एक ही सोर्स है, टेंशन फोर्स। ये जो नीचे टेंशन लग रहा है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ से पास कर रहा है, तो आप ओ को ले लो रेफरेंस पॉइंट। ओ को क्या ले लो? रेफरेंस पॉइंट। अब टेंशन का टॉर्क निकाल दो ओ के रिस्पेक्ट में। देखो टॉर्क ऑफ टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ यानी टॉ फॉर्मूला आर वेक्टर अक्रॉस टी वेक्टर। आर वेक्टर बोलिए तो टेंशन का टेल P पर है और रेफरेंस पॉइंट O पर है, तो P का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में, ये आर वेक्टर हुआ। यानी ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर ये बराबर ओपी वेक्टर अक्रॉस प्रोडक्ट टेंशन वेक्टर। अच्छा एक और बात, ये टॉर्क एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। देखिए तो है कि नहीं है? जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो अपने दाहिने हाथ के चारों उंगलियों को ओपी से टी की तरफ लिस्ट एंगल से आप रोटेट करते हैं। ओपी के सेंस को अगर आगे बढ़ा दें और टेंशन का सेंस नीचे की तरफ है, तो दाहिने हाथ की चारों उंगलियां ओपी से टी की तरफ पहले कर्ल करेंगे ओपी से टी की तरफ और अंगूठा को स्ट्रेच करेंगे। देखो अंगूठा एग्जैक्टली एक्सिस के लॉन्ग है कि नहीं है? बोलो बोलो बाबू लोग। हाँ हाँ, सबको समझ में आया? बोलिए। यस सर, एक बार बता दीजिए। टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क जो होना चाहिए वो एकदम एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग। बात आई समझ में? देखिए यस सर। टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ, यानी ओपी वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर। ओपी वेक्टर ये टी वेक्टर, ओपी वेक्टर को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दिया और राइट हैंड के चारों फिंगर्स को ओपी के सेंस से टी की सेंस की तरफ मोड़ा और अंगूठा को स्ट्रेच किया। अंगूठा एग्जैक्टली किसके लॉन्ग गया? बोलिए। एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग जा नहीं है। बात फॉलो किए? ये टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग लगा। बात फॉलो किए? और अब निकाल दो कि ओपी वेक्टर और टी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, यानी ओपी का मैग्नीट्यूड इंटू टी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू 1 और ओपी का मतलब आर इंटू टी। टॉर्क आ गया आर टी। हाँ, ये तो हम कंफर्म हो गए कि टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग है। अब टॉर्क का सेंस भी आप ले सकते हैं। देखिए पहले ओपी वेक्टर था अक्रॉस प्रोडक्ट टी वेक्टर। ओपी वेक्टर का सेंस ये है और टी वेक्टर का सेंस नीचे की तरफ है, तो ओपी से टी का सेंस क्या हुआ? बताओ ये सेंस क्या हुआ? बोलो ये कौन सा सेंस हुआ? बोलो। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और हम क्लॉकवाइज सेंस में ही इसका एंगुलर एक्सेलरेशन लिए हैं जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो ये टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आया। टॉर्क किस सेंस में आया? बोलिए किस सेंस में आया? हाँ, और ये भी कह दो along axis of rotation, along axis of rotation। चलिए टॉर्क निकल गया और अब न्यूटन्स लॉ फॉर रोटेशन, टॉ बराबर आई अल्फा। टॉ बराबर कितना? बोलो टॉ बराबर कितना? आई अल्फा। now we use
टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और बताइए टॉ का वैल्यू कितना आया है? आर टी और आर टी इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर कितना? सेकंड। इतना क्लियर है? तो दो इक्वेशन आप लोग के पास आ गया। एक तो आर टी इज इक्वल टू आई अल्फा और दूसरा इक्वेशन एम जी माइनस टी बराबर कितना? एम ए। लेकिन एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि मैंने 3 वेरिएबल का यूज किया है, 3 अननोन का। एक तो ए, दूसरा अल्फा और तीसरा टेंशन। मैंने 3 अननोन टर्म का यूज किया है और इक्वेशन तो सिर्फ 2 ही आया है। बोलो बाबू बोलो। यस सर। चलो पहले स्क्रीनशॉट लो, वो ज्यादा टेक्निकल है। हो गया? बोलो। यस सर। यस। 2 इक्वेशन हम ऊपर में लिख देते हैं कहीं पर ताकि काम आएगा। पहला इक्वेशन था एम जी माइनस टी और ये बराबर एम ए। और दूसरा इक्वेशन था आर टी इज इक्वल टू आई अल्फा। आर टी इज इक्वल टू कितना? आई अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये 2 इक्वेशन हम लोग ले आए। अब देखिए आप लोग बोर्ड पर, यहां पर कंडीशन दिया रहेगा कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली। ये कंडीशन दिया रहेगा कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली। ये कंडीशन दिया रहेगा कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली। स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुली। स्ट्रिंग पुली पर स्लिप नहीं कर रहा है, ये कंडीशन आपको दिया रहेगा। देखिए यही पी पॉइंट था और यहां पे ब्लॉक अटैच था, यहां ब्लॉक अटैच था। एक इंपॉर्टेंट चीज सोचो, आपको बताते हैं। अगर मान लो कि पी के ठीक नजदीक यहां पे एक पॉइंट लें पी डैश, और पी डैश को भी अगर हम सेंटर से मिला दें, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी डैश एक पॉइंट पी के बहुत ही नजदीक लिया डिस्क के रिम पर, और मान लो कि इसने सेंटर पर एंगल फॉर्म किया डी थीटा। तो ये बताओ इस आर्क का लेंथ अगर रेडियस आर है तो आर डी थीटा हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? बोलो आर डी थीटा। बोलो यस सर। आर डी थीटा। यस सर। इस आर्क का लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा। बोलिए ना। यस सर हो जाएगा। हाँ। आर डी। let us consider a small arc. Let us consider a small arc PP dash on the rim of the देखिए let us consider a small arc PP dash on the rim of the disc, on the rim of disc which subtends an angle d theta at the center, which subtends an angle d theta at center। तो बताओ पीपी डैश का लेंथ कितना हुआ? आर डी थीटा।
बोलो। RD थीटा। हाँ, लेंथ ऑफ पीपी डैश, लेंथ ऑफ पीपी डैश इज इक्वल टू आर डी थीटा। अब तुम लोग सोचो कि अगर ये डिस्क रोटेट करे डी थीटा एंगल से, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। बोलो। यस सर, आ जाएगा। अगर ये डिस्क अब रोटेट करे डी थीटा एंगल से, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा ना जी। बोलो। यस सर। और इतना पोर्शन जो स्ट्रिंग का है वो नीचे आएगा, इतना जो लंबाई है स्ट्रिंग का वो नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा। यानी आर डी थीटा, यानी इसमें जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ वो आर डी थीटा होगा। बोलो बोलो, क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। तो क्या पता चला कि अगर ये डिस्क रोटेट करे बाय एंगल डी थीटा, तो इसमें जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा डी वाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो कितना हो जाएगा? आर इंटू डी थीटा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। यस सर। अरे भाई, सर। जितना यहां से रस्सी नीचे आएगा उतना ही ये ब्लॉक नीचे डिस्प्लेस होगा। समझ में आई बात? बोलो बाबू। हाँ सर। अब देखो, तो इफ द डिस्क rotates by an angle, rotates by an angle d theta, the block suffers linear displacement dy, और dy बराबर, बोलिए कितना? आर डी थीटा। बोलिए, समझ में आया? बोलिए। यस सर। तो अब बताओ, dy इज इक्वल टू आर डी थीटा अगर हम कर दें dy बाई डी टी, उधर कर दें आर डी थीटा बाई डी टी, बोलो कोई फर्क पड़ा? बोलो कोई फर्क पड़ा? बोलो। नो सर। और dy बाई डी टी का मतलब इसकी लीनियर वेलोसिटी, यस सर। इसकी लीनियर वेलोसिटी यानी v, और r डी थीटा बाई डी टी का मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? बोलो। यस सर। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी v बराबर कितना आया? इसका रेडियस r इनटू इसका एंगुलर वेलोसिटी। बोलो बोलो। यस सर। v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये v इक्वल टू r ओमेगा कैजुअली मत बोलिए, सर्कुलर मोशन वाला ये फॉर्मूला नहीं है। ये v इस ब्लॉक की लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी है, और दोनों को मैंने कोरिलेट किया। समझ में आया बात? है कैजुअली इसको v इक्वल टू r ओमेगा सर्कुलर मोशन वाला मत बोल दीजिए। समझ में आई बात? बोलिए बोलिए। हाँ, v जो है वो ब्लॉक की लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी है, और दोनों को मैंने कोरिलेट किया। ब्लॉक की लीनियर वेलोसिटी v बराबर रेडियस r इंटू डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी v बराबर r ओमेगा। v बराबर कितना? r ओमेगा। और फिर से दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें, तो dv बाई डी टी बराबर r d ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। और बताओ dv बाई डी टी यानी इसका लीनियर एक्सेलरेशन a बराबर r डी ओमेगा बाई डी टी इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ए बराबर कितना? आर अल्फा। ए बराबर कितना? बोलो, आर अल्फा। यही आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। 1 2 पहले से था और ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। वो लोग डायरेक्ट बोल देता है कि स्ट्रिंग स्लिप नहीं किया तो डायरेक्ट लिख दो ए बराबर कितना? आर अल्फा। ना, ये फील देना आपको जरूरी था कि कैसे इसके डी थीटा एंगल घूमने से ये आर डी थीटा नीचे आया। बोलिए ना जी, बोलो क्लियर है? यस सर। इसके डी थीटा एंगल घूमने से इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आर डी थीटा हुआ है ना। तो dy इज इक्वल टू आर डी थीटा, फिर dy बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, यानी v बराबर आर ओमेगा। तब डिफरेंशिएट किए तो a बराबर कितना आया? आर अल्फा। बोलो बाबू लोग, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलो। यस सर।
तो अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक mg माइनस टी बराबर ma और एक rt इज इक्वल टू आई अल्फा, और थर्ड इक्वेशन a इज इक्वल टू आर अल्फा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, यहां से अल्फा निकाल लो, यहां से अल्फा निकाल लो, तो अल्फा बराबर हो जाएगा a बाई आर, अल्फा इज इक्वल टू a बाई आर। अब पुट अल्फा इन इक्वेशन सेकंड, पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो टी आर इज इक्वल टू आई, अल्फा का वैल्यू a बाई आर और यहां से t का वैल्यू, चलो बोलो, आई ए अपॉन आर स्क्वायर, आई ए अपॉन कितना, आर स्क्वायर। बोलिए समझ में आया, बोलिए। यस सर। और इस t की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुटिंग t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी mg माइनस टी और ये बराबर m इंटू ए, और t का वैल्यू आई ए बाई आर स्क्वायर, mg माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ए, और ए को उधर ले जाओ, ए को उधर ले जाओ, तो mg बराबर, ए कॉमन निकाल लेना, ये कॉमन निकाल लेना, और ब्रैकेट में m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, m प्लस कितना, आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से a का वैल्यू निकल जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा, बोलो कितना, mg बाई m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, mg बाई m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका आ गया इसका लीनियर एक्सेलरेशन। a बराबर कितना, बोलो बोलो बोलो, mg बाई mg प्लस आई बाई आर, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, mg बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। हाँ हाँ, हमने आई की वैल्यू नहीं पुट किया है, आप डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर सकते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर, आपको ए का वैल्यू आ जाएगा, और जैसे ही ए का वैल्यू आएगा आप यहाँ डाल दोगे, यहाँ डाल दोगे, आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। बोलिए ऐसा क्वेश्चन बनाना समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करना है। मेंस में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, नीट में पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है इसकी, समझना। और भी कुछ वैरायटीज है क्वेश्चन का, समझ गए, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस जम के कीजिए कि मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया, बात आई समझ में। क्योंकि देखो रोलिंग में भी वही करना है, आपको एक साथ ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों पढ़ना है, तो रोलिंग में जाने से पहले एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर हो जाएगी। बात आई समझ में? बोलो बोलो। आदत पड़ा ना, यहाँ पर दो चीज एक बार में पढ़ा, इसका लीनियर मोशन पढ़ा और इसका एंगुलर मोशन पढ़ा, समझ गए, या इसका ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा और इसका रोटेशनल मोशन पढ़ा। बात आ रही है समझ में? बोलो क्लियर? हाँ, स्क्रीन लीजिए। आज यहीं तक थोड़ा क्लास को रखते हैं। सर वो जो फॉर्मूला साइड में बताए हैं, a इज इक्वल टू mg बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, हाँ बड़ा वाला, तो याद करना है सर? ना ना ना, याद नहीं करना है, कोई जरूरी है कि हर प्रॉब्लम में सिचुएशन ऐसा ही हो सकता है ये धागा, यही धागा इधर से पास करता हुआ एक और ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा होता। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ यस सर। इसीलिए याद नहीं करना है इसको।